और चलिए इस वक्त आपको सीधे भोपाल ले चलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया जा रहा है। पंडित श्री रमाकांत पांडे जी संस्कृति विश्वविद्यालय भोपाल कृपया मंच पर पधारें, मंचासीन हो जाएं। श्री हरप्रीत सिंह सलूजा जी कुलगुरु सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय कृपया मंच पर अग्रसर हों। आदरणीय भाई साहब, हमारे वरेण्य और मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब श्री अशोक कड़ेल जी से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब अशोक कड़ेल जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय श्री राजेश कुशवाहा जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। और अब मेरे साथ जयकारा लगा दिए, जय श्री महाकाल। इसी के साथ मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी की ओर से, सम्राट महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से, परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि वे अपने कर कमलों से आज के इस आयोजन विशेष का उद्घाटन करें। दीप प्रज्वलन के लिए मेरी प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और साथ ही सभी और दीप प्रज्वलन के लिए मेरी प्रार्थना होगी परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सभी अतिथियों से, अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके भारत का समय, पृथ्वी का समय, आज के इस आयोजन विशेष का उद्घाटन करें, शुभारंभ करें। इस दिए को मान दें, आलोक आयुष्मान होगा। सिर्फ इतना भी करेंगे तो बड़ा अवदान होगा। कीजिए आभार, बारंबार आदर दीजिएगा, और एक दिए पर सैकड़ों सूरज नछावर दीजिएगा। मैं बहुत आदर के साथ परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए माननीय श्री अनुपम राजन जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आएं और परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कुछ प्रदान करें। और साथ ही श्री एनपी नामदेव जी से मेरी प्रार्थना है कि अग्रिम पंक्ति में जितने भी अतिथि हैं उन सब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से कमिश्नर उच्च शिक्षा स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी जी यहां पर हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। माननीय श्रीराम तिवारी जी से मेरा अनुरोध है कि वे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कुछ प्रदान करें। हाँ जी। श्री राजेश कुशवाहा जी विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे कमिश्नर महोदय उच्च शिक्षा और श्री एनपी नामदेव जी संचालक संस्कृति।
सभी अतिथियों का स्वागत। यह समय भारत का समय है, इसीलिए यह समय पृथ्वी का है, और जब समय भारत का है तो घड़ी भी भारत की होनी चाहिए। स्वाभिमान, स्वदेशी सामान हमारा स्वाभिमान, इस भाव के साथ आज के इस मंगल कार्य को हम यहाँ पर संपादित कर रहे हैं। और यहां से जो मंगल घोष, जो अनुगूंज होगी, वो पूरे विश्व को सुनाई देगी, क्योंकि कालगणना, सही कालगणना, न्यूनतम समय की इकाई का समावेश के साथ, और ये संकल्पना परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की लगभग आज से 2 वर्ष पहले उन्होंने संकल्पना की थी और इसको पूरा मूर्त रूप दिया। मैं चाहता हूं आप सब दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां बजाएं, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जय श्री महाकाल। वैदिक घड़ी क्या है, इसके बारे में नटशेल में बताने के लिए इसके अन्वेषणकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं श्री आरोह श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बड़े संकट के साथ और परम सम्माननीय का आशीर्वाद जब उन्हें प्राप्त हुआ तो एक हौसला उनके भीतर आया और उन्होंने उस युवा ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। मैं आरोह जी से अनुरोध करता हूं कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आरोह श्रीवास्तव जी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने भारत का समय लाने की ये परिकल्पना को पूर्ण कर रहे हैं और इसके ऊपर तत्पर कार्य कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री राम तिवारी जी का, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शक बन गए, इस घड़ी के लिए हमको हमेशा मार्गदर्शन दिया और हम लोग आज इसको इस मुकाम पे यहाँ तक लेके आ पाए हैं। तो मेरा नाम आरोह श्रीवास्तव है। मैं पहले मर्चेंट नेवी में था और मैंने उस एक्सपीरियंस के दौरान मर्चेंट नेवी के हमने ये सीखा कि तारों सितारों की गणना से हम पृथ्वी पे कहां पर स्थित हैं हम इस चीज को जान सकते हैं, जिसको सेलेस्टियल नेविगेशन कहते हैं। तो ये चीज जानने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो आज हम 24 घंटे की घड़ी मान रहे हैं वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ना कि हमारे सूर्य, हमारे चंद्रमा, इन चीजों पे आधारित है। जबकि समय असली में क्या है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में किस स्पीड से घूम रही है और वो सूर्य का किस स्पीड से परिक्रमा लगा रही है। आप कोई भी विश्व का कैलेंडर देखें, चाहे हमारा भारतीय विक्रम संवत कैलेंडर हो या फिर जो अंग्रेजों का कैलेंडर आज जो प्रचलित है, वो उन सभी का आधार सूर्य है कि जब सूर्य की परिक्रमा पूरी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है तो हम 1 वर्ष मनाते हैं। लेकिन हमारी जो डेट है वो रात के 12 बजे क्यों बदल जाती है? ऐसा रात के 12 बजे क्या खगोलीय घटना होती है कि डेट बदल जानी चाहिए? अगर हमारा वर्ष सूर्य पे आधारित है तो ऐसे ही हर दिन पृथ्वी सूर्य के सामने अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाती है, तो हमारा दिन सूर्य उदय पे क्यों नहीं बदलता? तो जब मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने ये जाना कि भारतीय काल गणना की परंपरा में सूर्य उदय पे ही दिन बदला जाता था और ये 24 घंटे का नहीं, जबकि 30 मुहूर्तों में हमारा दिन विभाजित है, जिसमें हर जो मुहूर्त है वो सूर्य के 12 डिग्री के ड्यूरेनल आर्क को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जिस भी लोकेशन पे आप स्थित हो तो उस वहां पे जब भी 0 बजेगा हमारी घड़ी में, उस वक्त पे वहां पे सूर्य उदय ही हो रहा होगा, और जब भी उसमें 15वां मुहूर्त हो रहा होगा उस वक्त वहां पे सूर्य अस्त ही हो रहा होगा। तो ये सब चीजें जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारी भारतीय काल गणना इतनी ऊंचाइयों पे। हमारा भारत सोने की चिड़िया की तरफ इस घड़ी के माध्यम से आगे बढ़ने जा रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में जब हम मनुष्य के रूप में मां की कोख में जब आते हैं तो शरीर का निर्माण तो बाद में होता है, परंतु भगवान प्रारब्ध तो लिख देता है। अभी जब मैं मुख्यमंत्री जी के साथ आ रहा था तो मैं भाई साहब से कह रहा था कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके हाथों से हमारी सनातन संस्कृति को आपने बढ़ाकर यहाँ पे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आप लोकार्पण करा रहे हैं। एक बार जोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। एक बात और कहना चाहता हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ है। हम संस्कृति को मानते हैं, सनातन संस्कृति के काम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो आज हमको विरासत के अंदर जो विक्रमादित्य घड़ी, वैदिक घड़ी सौंपी है, वो नए सिरे से आज से मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ये लोकार्पण हो रहा है। इस घड़ी के माध्यम से हम काल गणना भी करेंगे और जो भी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु अलग अलग जो है उसका भी अध्ययन करेंगे। हम भी नई पीढ़ी के हैं, हम सबको भी सीखने को भी मिलेगा और
हमारे यहाँ पे विद्वान बेटे हैं जिनके मार्गदर्शन के अंदर आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। और वास्तव में भारत के समय की आज यहाँ के ऊपर जो पुनर्स्थापना की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उनको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। हजारों साल तमाम आक्रमण हुए, आक्रांतों ने हमसे हमारा ज्ञान छीना, वैदिक काल परंपरा छीनी, लेकिन परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐसी पहल की कि भारतीय ज्ञान परंपरा, शिल्प कला कौशल के साथ साथ तकनीक का समावेश करते हुए मणिकांचन योग स्थापित कर दिया। ये वैदिक घड़ी का जो आज लोकार्पण यहां हुआ है, ये केवल लोकार्पण नहीं है, सच माने में रहती दुनिया तक यह एक ऐसे इतिहास का चिन्ह बन जाएगा जिसका जिक्र इतिहास में स्वर्णाक्षरों से होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं इसी क्रम में बहुत ही आदर के साथ मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही मंच पर माननीय श्रीमती कृष्णा गौर माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं, वे भी अपने विचार उद्घाटित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विधायकगण आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी, भोपाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी, भोपाल की प्रथम नागरिक आदरणीय दीदी श्रीमती मालती राय जी, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी, नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय विद्वतजन, सभी सम्माननीय अधिकारीगण और आज विशाल संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वतजन, सम्माननीय नागरिकगण, बड़ी संख्या में उपस्थित युवा साथियों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और यदि मैं ये कहूं कि आज हमारा मुख्यमंत्री निवास विरासत और विकास का साक्षी बन रहा है तो शायद कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस प्रदेश में सनातन संस्कृति की एक ऐसी लौ प्रज्वलित की है जिससे हमारा पूरा मध्य प्रदेश प्रकाशमान हो रहा है। आज वैदिक घड़ी को मुख्यमंत्री निवास में स्थापित करके हमारी समृद्ध संस्कृति, समृद्ध विरासत का मुख्यमंत्री निवास पर प्रकटीकरण करना, ये निश्चित रूप से उनकी उदार सोच, उदात्त भाव का ही परिचायक है। और इसलिए आज एक तरफ तो हमारी समृद्ध विरासत हम पुनः स्थापित करने का काम कर रहे हैं, वैदिक घड़ी के माध्यम से हमारा मान सम्मान, हमारा स्वाभिमान फिर लौटा है। वहीं दूसरी तरफ आज बड़ी संख्या में युवाओं से संवाद का कार्यक्रम भी जो हमारे आने वाले भविष्य के कर्ता धर्ता है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं आज समस्त युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि भविष्य आपके कंधों पर टिका हुआ है और मध्य प्रदेश में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस प्रदेश के युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते हुए दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज समस्त युवाओं के सम्मान में कहना चाहूंगी कि हमारे सामने बैठी ये विशाल युवा शक्ति वह युवा शक्ति है जो हर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जिसका जोश तूफानों से टकराने का मादा रखता है, जिनके इरादे पर्वतों तक को बुना कर देते हैं, जिसका नेतृत्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था, तो जिसका प्रतिनिधित्व विश्व में हिंदुत्व के ध्वजवाहक रहे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। मेरे सामने बैठी ये युवा शक्ति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सबसे यही आह्वान करती हूँ कि जब मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का संबल आपके साथ है तो आपके भविष्य को, आपके सपनों को पंख लगने से कोई रोक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के लोकार्पण कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें, जहां मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो हमारे बाद ही आए, अभी ये बताने में अगर अंतर करें सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो हम में से सब जो हम कह रहे हैं
उसका प्रमाण प्रकृति में ढूंढे तो प्रकृति के आधार पर अगर अपन देखें तो ज्वार और भाटा समुद्र पे ही अधिकतर असर क्यों डालते हैं। अर्थात जब चंद्रमा नीचे आएगा और ज्वार भाटा के कारण से पानी की लहरें ऊपर उठेगी तो ये प्रकृति सिद्ध कर रही कि हाँ हमारी तिथियों की गणना सही है, तभी तो वो अपना असर डालेगी। अन्यथा ज्वार भाटा तो, और इससे भी आगे मेंटल हॉस्पिटल पे अधिकतम समय मरीजों की संख्या बढ़ती है और डॉक्टरों को विशेष निर्देश देते हैं कि अमावस पूनम के दिन विशेष रूप से मरीजों के लिए चिंता भी करना और बाहर से भी मरीज आएंगे। तो मानसिक रोगी जो हम जिनको कई बार अपन अपने हिसाब से उनको जो भी शब्द देते हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि 70% जल हमारे बॉडी में है और ऐसे में बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जल का दबाव मस्तिष्क पे पड़ेगा, क्योंकि जब समुद्र के जल पे पड़ रहा है तो शरीर पे क्यों नहीं पड़ेगा, शरीर भी तो उससे ही बना हुआ है। तो मानसिक रूप से रोगी लोगों के लिए भी अमावस पूनम पे ज्यादा झटके आते हैं और ये हम नहीं कह रहे, तो डॉक्टर के रिकॉर्ड बताते हैं तो वो उनको वहां असर आता है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इस सबका भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया है, एक एक चीज का हिसाब है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है, 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है, ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है और 30 मुहूर्त के लिए भी अब ये 24 तो घंटे हैं लेकिन 60 सेकेंड है। अब 60 सेकेंड को हमने ही निकाल लिया कि 60 सेकेंड का 1 मिनट हो जाएगा या 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। असली में ये हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से एक काष्ठा, अर्थात हमारे पास 30-30 का आंकड़ा है, हमारे पास 30 मुहूर्त है ये अपने 30 घंटे में, और इसीलिए ये जो 24 घंटे की गणना भी है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अपने धर्म में भी, सनातन संस्कृति में भी और हमारे देश में भी अपने अपने ढंग से विषय के सामने ला करके विचार के लिए सबको देना और दे करके उस पर विचार विमर्श करना। कोई बंधन नहीं है कि आप इस पे अगर ये बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। लेकिन इसी काल गणना के आधार पर इतिहास गवाह है, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता, किसी ने लिख दिया और उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही तो बेचारे को मृत्युदंड से भुगतना पड़ा था। ये हमारी गणना का, हमारे द्वारा विचार व्यक्त का तरीका नहीं, लेकिन अतीत का इतिहास है इसी बात के लिए कि जो एक बार कह दिया उसको बदलोगे नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बदलना चाहिए, काल के साथ कई सारी चीजें सही रूप में सामने आती है तो आना भी चाहिए। लेकिन आज उन सारी बातों को करने के लिए जब हमने अपने काल गणना के आधार पर, और कितनी वैज्ञानिक तरीके से बात निकाली जाती है, खगोल की जानकारी के लिए अगर सूर्य की गति देखना है तो सूर्य की तरफ आंख उठा के तो नहीं देख सकते थे, तो सूर्य की गति को सूर्य के आधार पर बनने वाली छाया से देखा जा सकता है। तो छाया के आधार पर सूर्य की गति अपने आप पकड़ में आ जाती। इसलिए सूर्य की गति के आधार पर शंकु यंत्र के माध्यम से सूर्य की छाया दिन और रात बराबर कब रहेगा वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात मालूम पड़ जाएगी अपने आप। अगर हमने कहा कि ये भारत में है और भारत में भी सेंटर पॉइंट अपना उज्जैन है और उज्जैन का सेंटर पॉइंट भी ये भी दोलायमान है, और दोलायमान होते होते आज वो उज्जैन से भी 32 किलोमीटर दूर डोंगला में गया है। तो डोंगला में जाने के लिए उसकी जाने आने की स्पीड क्या है, वो स्पीड का भी हिसाब ध्यान में आना चाहिए। वो स्पीड है एक दोलायमान करने में 35 किलोमीटर उज्जैन से इधर और 35 किलोमीटर उधर, तो लगभग 5000 साल, मतलब 27,500 साल लगेंगे आने जाने में। अब 27,500 साल बाद मिल लेंगे, अपन तो पूछ लेंगे सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। लेकिन ये गति है, और ये गति कैसे सिद्ध होती है आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं।
तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता है कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोली दाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है। ये एकमात्र जगह है जहां बलराम उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। सारी कथा कहानियां ढूंढ ले तो भगवान बलराम के बजाय सुदामा मिलते हैं, अर्थात उसमें रुचि भगवान बलराम की होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान की रुचि थी, इसलिए सुदामा के साथ रात गए। तो वो समय गणना का केंद्र ढूंढने गए, क्योंकि सुदामा जी और बलराम जी और भगवान कृष्ण उज्जैन तो रहते ही थे। ऐसे कई रहस्य हैं आने वाले समय में काल गणना के माध्यम से। लेकिन आज हमारे लिए पंचांग का क्या महत्व है, वैदिक गणित का क्या महत्व है, अब तो दुनिया जान रही इस बात के लिए। इसलिए अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। और ये जो मुहूर्त की बात भी आती है, अब मुहूर्त का मतलब शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त नहीं है। कई बार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त में भी महत्व है, बड़े काम के हैं। अब जैसे हमारे लिए एकादशी है तो एकादशी के दिन मुहूर्त में उपवास करना चाहिए, उसमें गलत थोड़ी है। वो किसी मुहूर्त में दान करना चाहिए, किसी मुहूर्त में मित्रता करना चाहिए, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो गलत क्या है? आखिर उसमें जो अच्छी चीज छिपी है, एक बार जानकारी देने के लिए तो है ही। सबको मालूम है कि सावन के महीने में घर से बाहर जाओगे तो छतरी ले जाओ, अब उसमें क्या गलत है भाई? सावन का महीना आंध्रा का नक्षत्र भादवा में आ रहा है, तो आंध्रा में अगर आप जाओगे तो अपने साथ अपनी बरसात से बचने के साधन भी ले ही जाना। तो इसमें आप कहीं भी होगे, उसमें गलत क्या है? तो हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह, हमारी सभी प्रकार की तिथियां, इनके आधार पर, और इसीलिए अब पूर्णिमा होगी तो पितृ कार्य, और अगर हम अपने निर्धारित काम से अवकाश ले लें, अब तो हमने अपनी विधानसभा में भी लेबर एक्ट में संशोधन कर दिए। गया जमाना के भैया 8 घंटे के अलावा नहीं करोगे, अब तो आपके काम के आधार पर, क्योंकि अपने इन त्योहारों के आधार पर काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो तुम 8 दिन की संडे सैटरडे की कौन सी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो महीने भर काम करो, अमावस के दिन की छुट्टी करो। आज भी गांव-गांव में सभी क्षेत्र में अमावस के दिन काम की छुट्टी है, बाकी तो काम करने के लिए जीवन पड़ा है। अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक ये समय भी अगर नियत है तो काम करने की ललक भी हमारे जीवन के साथ जुड़ती है, उसमें कोई अवकाश थोड़ी आता है। लेकिन अवकाश को समायोजित करते हुए शरीर को विश्राम देना है, इस तालमेल के साथ चलना। तो हमारे लिए परमात्मा की दया से ऐसे कई सारे काम हैं। लेकिन आज मैंने दूसरी बात कर दी, मुझे तो आनंद यह आया है जब आज अपने इस सीएम हाउस के रास्ते पर, ये सीएम हाउस मेरा नहीं है, ये सीएम हाउस 9 करोड़ जनता का, प्रदेश की जनता का ये अपना मुख्यमंत्री हाउस। आप सबके अधिकार के माध्यम से हमारी पार्टी पे भरोसा करने के कारण से, हमारी सरकार के मुखिया के नाते से अगर हम यहाँ आए तो स्वाभाविक रूप से हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए। और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। इसलिए ये जो आपने कहा विश्वास जी के भैया मंत्रियों को दिला देना, अरे मंत्री अपने सारे मोबाइल में अपना डाउन कर ले, सबके पास पहुंच जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया भर के अंदर हर जगह। ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई, आपको घड़ी लगाओ अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में, अपने समय में, और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आज के इस सुंदर आयोजन में उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग दोनों ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है कि आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब आजादी के अमृत काल की तरफ हम चल रहे हैं, तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं
कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है। अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है। हमने कल ही देखा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हम याद करें, प्रधानमंत्री के 2014 के सरकार बनाने के बाद ही 6 महीने से भी कम समय में दुनिया के अंदर उन्होंने यूनेस्को के माध्यम से योग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमने अपने योग को दुनिया के अंदर बांटा, हमारी अपनी संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है, हमारा अपना ज्ञान कौशल विशेषता केवल भारत के लिए नहीं, ये समूची मानवता के लिए है। और इसलिए समूची मानवता के लिए ऐसे सभी अच्छे कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसीलिए आज के इस अवसर पर यह विक्रमादित्य काल को इसलिए याद किया जाता है कि 2000 साल पहले सुशासन का उच्चतम मापदंड सम्राट विक्रमादित्य के काल में स्थापित हुआ था। और बदलते दौर में जिस समय का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरह से वो सुशासन का ही कार्य चल रहा है। जब एक एक मंत्रालय, एक एक उनके लिए गए निर्णय, प्रत्येक निर्णय से देश गौरवान्वित होता है। किसी कारण से कोई वैज्ञानिक अभियान फेल होता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इसरो में जाकर के वैज्ञानिक का हिम्मत बढ़ा करके हमारे लिए वैज्ञानिकों के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। देश के दुश्मन अगर टेढ़ी निगाह पहुंचाए तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बनता है। हमें इस बात का भी गर्व है। और देश के लिए कानून बराबर है, सबके लिए समान है। इसलिए देश के लोकसभा में भी अगर वो नियम बनाते हैं कि इस देश के अंदर 30 दिन से ज्यादा अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी अगर किसी कारण से जेल में बंद रहे तो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ये केवल एकमात्र प्रधानमंत्री करा सकते, ये नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। मैं जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम याद करें हरिश्चंद्र के युग को। हरिश्चंद्र के युग में क्या हुआ था? हरिश्चंद्र ने दान किया पूरा राज्य। तो दान में और दक्षिणा में अभी हम में से कई सारी चीजों में ये बात को समझना भी पड़ेगा कि दान दक्षिणा यहां तो सारे लोग समझने वाले ही हैं, क्योंकि हमारे में से सारे लोग इस बात को समझते हैं कि दान अगर करा तो दक्षिणा तो देना पड़ती। और दान और दक्षिणा में जो अंतर है कि दान जितना बड़ा तो दक्षिणा भी उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस काल के अंदर जब रात को सपने में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य अपने गुरु को कर दिया दान, और जब नींद खुली सामने वो सामने खड़े थे और उनने कहा कि आपने दान तो कर दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दी, तो दक्षिणा तो देना पड़ेगी। और हमने सबने देखा बात का इतिहास कि अपने आप को नीलाम करके पत्नी को, बच्चे को एक नया इतिहास बनाया। तो हमारे यहाँ राजाओं की मान मर्यादा किस स्तर तक की रहती है कि वह अपने वचन के लिए, अपने कर्मों से सदैव देश को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे कई उदाहरण इस देश के सामने भरे पड़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अगर केजरीवाल में जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद बेशर्मी के साथ चलाया था, तो ऐसे कलंक की तो मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे कलंक को हमारे सामने ध्वस्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कितनी शर्म आती है अगर जेल जाते हो अपने कर्मों के कारण, और बाद में अगर आप कहते हो कहां कानून में लिखा कि इस्तीफा देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, अगर इतना पवित्र पद मुख्यमंत्री जैसा भी
जिसको डीजी से लेकर पूरा राज्य सलाम करता है, और आप उसके सामने पुलिस वाले के जो अपने दायित्व के आधार पर उसके बंदी खाने में बंद पड़े हो, और फिर आप कहते हो कि मुझे कहां लिखा है। अरे ऐसे आदमी को तो डूब मरना चाहिए। ये तो नैतिकता का तकाजा है। आप किसी को जेल का ऑर्डर दे तो बाद में, अगर कोई बोल दे तो भी छोड़ना चाहिए पद अपना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक के अतीत के काल में लालू यादव, राबड़ी से लगा करके सारे लोगों ने, जब कभी भी कष्ट आया, शिबू सोरेन से लगाकर आजादी के बाद के किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की बेशर्मी नहीं दिखाई थी। लेकिन ये तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, जाने क्या क्या कहते आए, झाड़ू लेके आए थे। मैं तो शुचिता की बात करूंगा, लेकिन ऐसे बेशर्म लोगों के लिए भी वो अपने कर्मों से मरे, वो उनकी जाने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नैतिकता के बल पे एक एक करके जो अपने अलग सरकार के माध्यम से देश और दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के जो अवसर दे रहे हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि आज के समय में सही अर्थ में ये घड़ी सही चल रही है। ये हमारी घड़ी वैदिक घड़ी नहीं है, ये हमारे वर्तमान के भारत के हालचाल दुनिया को बता रही है। असली में तो घड़ी तो दिखावे के लिए है। घड़ी का मतलब क्या है? घड़ी का मतलब गति है। गति सूर्य से पृथ्वी के बीच चक्कर लगाने की, इसलिए सबकी घड़ी अलग अलग है। पृथ्वी की घड़ी अपनी 365 दिन में पूरी करती है और शनि 29.5 साल में करता है। तो ये हमारे नक्षत्र के आधार पर, हमारे ग्रहों के आधार पर, हमारी आकाशगंगा के आधार पर सबकी गति अलग अलग है। लेकिन सबकी गति का अंत सबके भगवान ने दिए गए भाग्य के आधार पर जोड़ी गई है। इसलिए इस बदलते दौर में, बदलते समय में हमारी ज्ञान गंगा की ये जो धारा यहां तक आई है और आगे तक जाए, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब इस वैदिक घड़ी का उपयोग करते हुए अपने भी किसी मित्र, परिवार, सगे संबंधी, जानकार, दोस्त, इस सबको देंगे और देने के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। माने हमारे विश्वास सारंग जी बता रहे हैं, मेरे को लगता है सारे लोग मोबाइल ऊपर कर लो अपने अपने, और वो श्रीवास्तव जी कहाँ किस किस ने डाल लिया ऐप में जरा बताना अपने अपने। और एक बार आप QR कोड से जरा सबको बताने के लिए बता दो कैसे सबके डल जाए। जैसे मोबाइल आप अपने सब ऊपर करो एक बार जो चाहते हैं, और जरा अपनी लाइट चालू करके बताओ कि आज के इस अवसर पर थोड़ी सी सब मोबाइल की लाइट चालू करके बताओ। यह हमारा सूर्योदय से सूर्योदय का समय हो गया। यह है सूर्योदय का समय जिसको हम ये वैदिक घड़ी की आवश्यकता है। ये आपके अपने बीच में से ये हमारा वास्तव में 30 घंटे से 30 घंटे का ये सूर्योदय का समय है जो हम चाह रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आज के इस अवसर पर आप सबने इस भाव के आधार पर शामिल हुए कि हम अपने वैदिक गणना के ऊपर गर्व करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आपने जो हमें उद्बोधन दिया, यहाँ दर्शकों को जो उद्बोधन दिया, युवाओं के अंदर जो जोश भर दिया, आने वाली दुनिया में इसी प्रेरक आलोक में वो आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ही अनुरोध के साथ आभार के लिए डॉक्टर अनिल कोठारी, डायरेक्टर जनरल मेपकास्ट को यहाँ आमंत्रण दे रहा हूँ कि वे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति और मंचासीन अतिथियों के प्रति आभार की अभिव्यक्ति दें। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा, क्षमा चाहता हूं अनिल कोठारी जी। आरोह श्रीवास्तव जी आपको बताएंगे कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड